अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग एमडीगेट प्रिपरेशन के हवाले से एक और न्यू वीडियो के साथ। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने इन दो टॉपिक्स को कवर किया था। आज हमें तीसरे टॉपिक यानी कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जिसके अंदर पोलरिटी, हाइड्रोलाइसिस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर एज ए सॉल्वेंट एंड रीएजेंट, डेंसिटी, कोहिजन और आयोनाइजेशन, इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा और वो ये रहेगी कि वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसमें लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके ऐसा करने से ये वीडियो ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी। आप खुद से भी इसे शेयर करें तो ज़्यादा मेरा और आपका फ़ायदा हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के हवाले से डिस्कस किया जा रहा है। वाटर के हवाले से ये बात बयान की जा रही है कि वाटर वो मोस्ट अबंडेंट होता है। सेल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कंपोनेंट ये होता है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल केमिकल की बात करते हैं तो वाटर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मॉलिक्यूल होगा। सेल में कितना होता है, एवरेज अगर हम काउंट करते हैं तो 70 से 90% ये सेल में मौजूद हो सकता है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि सबसे कम ये कौन से सेल्स में मौजूद होगा, तो सीड्स के अंदर और हड्डियों के अंदर उनके सेल्स में ये सबसे कम मौजूद होगा। 20% वहाँ पर मौजूद होगा। लेकिन हमारे ब्रेन के सेल्स के अंदर 85% से लेकर के 90% तक मौजूद होगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हो सकते हैं जैसे कि जेलीफिश हो गए, वो 99% वाटर के बने होते हैं और इस वजह से वो ट्रांसपेरेंट नजर आते हैं। तो वाटर के हवाले से सबसे पहली बात कि ये मोस्ट अबंडेंट है। और यहाँ पर आपने ये पॉइंट्स को नोट कर लेना है कि लोवेस्ट सीड्स के अंदर और हड्डियों में मौजूद होगा 20%, और हाईएस्ट 85 से लेकर के 90% के दरमियान में ब्रेन के सेल्स में मौजूद होगा। दूसरी वाटर की खास बात यह है कि तमाम सेल की रिएक्शंस वाटर की मौजूदगी में होते हैं, वाटर के अंदर हो रहे होते हैं। एक और चीज़ भी होती है, वाटर रिएक्शन कराता भी है, मॉलिक्यूल्स को तोड़ता भी है, और वो वाटर की रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल टूटता है उसे हम हाइड्रोलाइसिस कह रहे होते हैं। उसके अलावा वाटर फोटोसिंथेसिस में भी यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, और ग्लूकोज की फॉर्मेशन इस तरह से हो रही होती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वाटर को बेस सॉल्वेंट कहा जाता है। बेस सॉल्वेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ों को ये अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है, मुख्तलिफ चीज़ों को ये अपने अंदर मिक्स कर लेता है। कौन कौन सी चीज़ें जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं? आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड हो गए। पोलर कंपाउंड वो भी वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हो गए। नॉन पोलर कंपाउंड्स जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो गए जो कि गैसेज है, वो भी वाटर में डिजोल्व हो सकती हैं। पोलर का मामला ये होगा कि इनमें पार्शियल चार्जेस मौजूद होंगी। तो क्योंकि वाटर में बहुत सारी चीज़ें डिजोल्व हो रही, इसलिए वाटर को एक बेस सॉल्वेंट कहा जाता है, या इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। सबसे पहली चीज़ जो जिक्र की जा रही है वो है पोलरिटी। पोलरिटी की डेफिनेशन भी हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि पार्शियल चार्जेस का डेवलप हो जाना, पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आ जाए या पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाए, तो इस प्रॉपर्टी को पोलरिटी कहा जाएगा। और पोलरिटी इस वजह से आएगी क्योंकि एक एटम जो होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक एटम के पास ज़्यादा चले जाएंगे, वहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन की खींचने की सलाहियत एक एटम के पास अगर ज़्यादा होगी तो एक इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ चला जाएगा। मिसाल ऑक्सीजन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ हल्का सा चला जाता है, इस वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और क्योंकि वो हाइड्रोजन से हल्का सा दूर जाता है तो इस वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। यही बात बयान की जा रही है कि वाटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स में हमें फर्क देखने को मिलेगा। वैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड तो कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन पार्शियल चार्जेस मौजूद है, तो इस कोवलेंट बॉन्ड को हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कह रहे होते हैं। यही बात लिखी हुई है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, और इस वजह से ऑक्सीजन के एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर एक और बात बयान की जा रही है कि ओवरऑल जो वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है। उसका एक हिस्सा है ऑक्सीजन वाला, वो स्लाइटली नेगेटिव है, और हाइड्रोजन वाला हिस्सा है वो स्लाइटली पॉजिटिव है। एक और चीज़ का भी यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है वो है डायपोल। डायपोल का मतलब होगा कि इनके पास अपोजिट चार्जेस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस ये मौजूद होंगी, और एक फासले के साथ में ये सेपरेटेड होंगी। इन दोनों चार्जेस के दरमियान में एक फासला हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप इन दोनों चार्जेस के दरमियान में फासला देख सकते हैं जो कि 95.8 पिकोमीटर में मौजूद है।
पिकोमीटर मतलब कि 10⁻⁻12। और इसे हम दूसरा कहीं पर आपको ये भी नज़र आएगा 96 पिकोमीटर जो है आपको नज़र आएगा। अगर आप इसको एक और यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो एंगस्ट्रॉम का यूनिट होगा। तो एंगस्ट्रॉम में इसकी वैल्यू ये हो जाएगी 0.96 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10। तो इस तरह से हम इसकी दोनों चार्जेस का जो डिस्टेंस है वो भी मेजर कर रहे हैं। अब इस पोलैरिटी का क्या फ़ायदा होता है? पोलैरिटी की वजह से वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। मतलब कि एक वाटर का मॉलिक्यूल वो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में अट्रैक्ट होगा, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने वाले फोर्स जो होगी ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलवाएगी। और ये क्योंकि हाइड्रोजन की वजह से डेवलप हो रही है इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दिया जा रहा है। क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के पास चार्जेस मौजूद हैं, एक तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्जेस, दूसरी तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस जो है ये पार्शियल नेगेटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होंगी, और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जो होंगी वो पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो इस तरह से एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बना सकता है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ऐसे जोड़े रख सकता है। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है, और इसे हम जाहिर करने के लिए डैश लाइंस जो है इस्तेमाल करते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर में और मजीद प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती है, तो उनका भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वाटर के अलावा डीएनए की 2 कतारों के बीच में भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आएगी, यानी कि डीएनए की एक ये कतार है और डीएनए की एक ये कतार है। तो ये दोनों आपस में जो जुड़ी होंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से ये आपस में जुड़ी होंगी। अब यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी जो डिस्कस की जा रही है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर के अंदर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। पहले हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है जिसका 1 ग्राम मौजूद है, हम चाहते हैं कि उसका 1 ग्राम का टेम्परेचर जो है 1 सेल्सियस बढ़ जाए। अगर उसका 15 सेल्सियस टेम्परेचर है तो वो 16 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए। अब 15 से 16 सेल्सियस टेम्परेचर करने के लिए जितनी हीट हमें रिक्वायर्ड होगी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलवाएगी। वाटर में हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पाई जाती है। इसका मतलब ये होगा कि वाटर को बहुत ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी, तब जाकर के उसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ेगा। वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी? 4.184 जूल्स जो है ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तब जाकर के वाटर का जो टेम्परेचर है वो तब्दील होगा। अब ये क्यों हो रही है? पोलर नेचर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। अगर हम वाटर को हीट प्रोवाइड भी करते हैं तो उससे वाटर का टेम्परेचर नहीं बदलेगा, क्योंकि हीट प्रोवाइड की जाएगी उसका इस्तेमाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में होगा। तो काफ़ी ज़्यादा हीट हम अगर प्रोवाइड करेंगे तब भी वाटर के टेम्परेचर में स्मॉल चेंज हमें देखने को मिलेगा, यानी कि वाटर को हीट अप होने के लिए बहुत ज़्यादा हीट फिर रिक्वायर्ड होती है। इसी वजह से हमारे बॉडी में मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं। लाज़िम बात है उनमें भी हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन हमारा टेम्परेचर जो है उस हीट के प्रोड्यूस होने से भी वो स्टेबल रहता है, वो बदलता नहीं है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी नहीं है कि वाटर का टेम्परेचर जो है बदल सके, सेल का जो टेम्परेचर है वो बदल सके। और इस तरह से सेल जो है वो थर्मल चेंजेस से, यानी कि जो रिएक्शंस के नतीजे में हीट प्रोड्यूस हुई उनकी तब्दीली से भी अपने आप को बचा सकता है, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर इतना जल्दी नहीं बदलने वाला। एक और प्रॉपर्टी का डिस्कस किया जा रहा है वो है कोहिसन। कोहिसन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डेवलप हो रही है। कोहिसन के अंदर इस तरह से होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे अपने जैसे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरह की फोर्स को कोहिसन फोर्स कहा जाता है। इसके अपोजिट में एक और फोर्स होती है जिसे एडिशन कहा जाता है। एक मॉलिक्यूल अपने से मुख्तलिफ मॉलिक्यूल को जब अट्रैक्ट करेगा तो उसे एडिशन फोर्स कहा जाएगा। तो ये कोहेसिव फोर्स जब सिमिलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहे हैं, और एडिशन जब अपोजिट मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो पोलर नेचर की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वाटर बना लेता है अपने जैसे दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में। इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल की एक बड़ी कतार हमें देखने को मिल जाती है। वाटर आपस में फ्लो कर पाता है, तो फ्लो करने के लिए भी एक चीज़ जो है वो है कोहेसन, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रख रही है। वाटर इंसानों में भी मौजूद होता है, वो हमारी ब्लड वेसल्स में भी घूम रहा होता है ब्लड के साथ में, वो हमारे लिम्फ के साथ में भी घूम रहा होता है। तो वाटर इसी वजह से, क्योंकि आपस में जुड़ा हुआ है, इस वजह से वो फ्लो कर पा रहा है। प्लांट्स में जाइलम में वाटर जो है वो ऊपर जा रहा होता है, वही बात कोहेसन वाटर के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़े हुए हैं।
यहाँ पर कोहेशन और एडिशन दोनों का दिखाया हुआ है कि कोहेशन की मदद से वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन एडिशन की मदद से ये होगा कि वाटर का मॉलिक्यूल जाइलम में जो मॉलिक्यूल्स होंगे चार्जेस वाले मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स उनके साथ में भी अट्रैक्ट होगा। इस तरह से ये कोहेशन के जरिए से एक जंजीर तो बना रहे होंगे और वो जंजीर भी सपोर्ट लिए हुए होगी एडिशन के जरिए से, और इस वजह से वो जो है जाइलम के साथ में भी अटैच रहेगी। इस वजह से वाटर जो है नीचे नहीं गिरेगा, वो ऊपर की तरफ ही चलता रहेगा। यहाँ पर वाटर की एक और प्रॉपर्टी का डिस्कस किया जा रहा है जो कि है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल का आयंस में टूट जाना, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में टूट जाना, इस प्रॉपर्टी को जो है आयोनाइजेशन कहा जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो वो जितने पॉजिटिव आयंस बनाता है उतने ही वो नेगेटिव आयंस बनाता है। ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी होता है, यानी कि H पॉजिटिव आयंस और OH के नेगेटिव आयंस ये आपस में जुड़ के दोबारा वाटर का मॉलिक्यूल भी बना देते हैं, और ये इक्विलिब्रियम 25 सेल्सियस तक मेंटेन रहेगा। इक्विलिब्रियम 25 सेल्सियस तक रहेगा, इसका मतलब ये होगा कि वाटर के जितने आयंस बन रहे हैं उतने ही आयंस दोबारा जुड़ करके वाटर को भी बना रहे होंगे, तो ये 25 सेल्सियस तक इनका बैलेंस बना रहता है। मज़े लिखा हुआ इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर जो है एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब ये है कि वाटर एसिड के तौर पर भी और बेस के तौर पर भी रिएक्ट कर सकता है। एसिड हम आमतौर पर उसको कह रहे होते हैं जो कि H पॉजिटिव आयंस दे रहा होता है, और बेसिक उसको कहा जाता है जो कि OH नेगेटिव आयंस दे रहा होता है। वाटर दोनों दे रहा है, इसी वजह से वाटर एसिड और बेस दोनों के तौर पर रिएक्ट कर रहा है। वाटर एम्फोटेरिक होने की वजह से वाटर बफर का भी काम करता है। बफर हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि पीएच को मेंटेन करता है। पीएच अगर मेंटेन रहेगी तो सेल के अंदर एंजाइमिक रिएक्शंस हो पाते हैं, क्योंकि एंजाइम सेंसिटिव तो पीएच होते हैं। पीएच अगर बिगड़ती है तो एंजाइम्स टूटने लगते हैं, आयोनाइजेशन उनकी होने लगती है। तो वाटर बफर के तौर पर काम करेगा, जहाँ पर मिसाल के तौर पर पीएच इंक्रीज हो चुकी है, ज़्यादा बेसिक हो चुकी है, वहाँ पर वो एसिड का काम करके पीएच को लोअर कर देगा, और जहाँ पर पीएच लोअर हो चुकी होगी, एसिडिक हो चुकी होगी, वहाँ पर वो बेस का काम करके पीएच को मेंटेन कर देगा। तो वाटर इस वजह से एसिड बेस दोनों के तौर पर रिएक्ट करके वो जो है पीएच को भी मेंटेन कर सकता है, वो बफर भी बन सकता है। यहाँ पर वाटर की एक और प्रॉपर्टी का भी जिक्र किया जा रहा है कि वाटर जब लिक्विड में होता है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जब वाटर सॉलिड में चला जाता है, आइस में बदल जाता है, तो उसकी डेंसिटी कम होती है। तो यही बात लिखी हुई है कि जो वाटर लिक्विड में होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन जब टेम्परेचर कम होगा यानी कि 4 सेल्सियस से कम होगा तो उस दौरान जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, और जब वाटर का मॉलिक्यूल एक्सपेंड होगा तो उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती रहेगी। वाटर जो है मैक्सिमली 0 सेल्सियस पर जो है एक्सपेंड हो जाता है, फिर उसके बाद वो फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाता है। अब आइस जो है उसकी डेंसिटी क्यों डिक्रीज हुई? क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे रेंडमली अरेंज हुए पड़े होते हैं, लेकिन आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ हमें देखने को मिलता है, और इस बड़े स्ट्रक्चर होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो भी वो भी एक डिस्टेंस पर जो है अरेंज हो जाते हैं, एक लेटिस में जो है वो अरेंज हो जाते हैं। लेटिस एक ऐसी अरेंजमेंट होगी जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक ही तरह से तमाम जो है जुड़े हुए हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप लिक्विड मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं, और इस लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर वाटर की अरेंजमेंट भी देखते हैं। वो आपको करीब करीब नजर आ रहा है कि ये मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो ये करीब करीब मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर आप आइस के अंदर वाटर की अरेंजमेंट देखें कि वाटर की जो अरेंजमेंट हो रही है वो तमाम की तमाम एक ही डायरेक्शन में एक ही तरह से जो है हमें देखने को मिल रही है, और बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस मौजूद है। अब लिक्विड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है कमज़ोर होते हैं, वो बनते भी हैं टूटते भी रहते हैं, लेकिन आइस के अंदर स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, वो एक ही तरह के बने हुए होते हैं, और इस वजह से उसका खास पैटर्न जो है बना होता है। अब वाटर की इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा ये हो रहा है कि वाटर जब आइस हो रहा है तो उसकी डेंसिटी लाजमी बात है डिक्रीज हो रही है। आइस की डेंसिटी वाटर से कम है, इस वजह से जो आइस है वो ऊपर आ जाएगी और वाटर जो होगा, लिक्विड जो होगा, वो नीचे ही रहेगा। तो वाटर जो है लिक्विड सरफेस से ज़्यादा ऊपर आ जाता है और ऊपर आकर के एक बर्फ़ की लेयर बना लेता है, और इस वजह से ये होगा कि जो अंदर की हीट होगी वाटर की वो भी बाहर नहीं जा पाएगी, और जानदार और जो अंदर मौजूद होंगे पानी में उनके लिए गर्म एनवायरनमेंट मौजूद रहेगा। इस वजह से बर्फ़ानी इलाकों में जो पानी झीलों के ऊपर जो है, नदियों के ऊपर बर्फ़ बन जाता है, उससे नीचे की लाइफ जो है वो मौजूद रहती है फ्रोज़न वाटर के अंदर भी। अब यहाँ पर वाटर के हवाले से बात बयान की जा रही है कि वाटर एक सॉल्वेंट भी है
और एक रिएजेंट भी है। सॉलिड हम उसको कहेंगे जो मुख्तलिफ चीज़ों को डिसॉल्व करेगा, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि वाटर एक बेस सॉल्वेंट, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वो पोलर सब्सटेंसेस जैसे कि हमारे पास हो गया ग्लूकोज, आयोनिक सब्सटेंसेस जैसे कि हमारे पास हो गया सोडियम क्लोराइड, और नॉन पोलर सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन हो गई, ये उन्हें अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है। अब वाटर में जो मुख्तलिफ चीज़ें डिसॉल्व होती हैं तो हो सकता है वो आयंस में बदल जाए। जैसे कि वाटर में अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम के पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे और क्लोरीन के नेगेटिव आयंस अलग हो जाएंगे। अब वो दूसरे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व किए हुए होंगे उनके साथ में भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि वाटर एक बेस्ट मीडियम होती है केमिकल रिएक्शंस के लिए भी। वाटर रिएजेंट भी है। रिएजेंट का मतलब ये होता है कि वाटर मुख्तलिफ रिएक्शंस में हिस्सा भी लेता है। जैसे कि एक रिएक्शन हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में बड़े मॉलिक्यूल्स तोड़े जाते हैं, तो वाटर बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में, उनकी केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने में भी इस्तेमाल हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस के आवाज़ से जिक्र करते हैं। हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर को दाखिल किया जाता है और वाटर दाखिल होकर के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेता है। तो जिस प्रोसेस में बड़ा मॉलिक्यूल वाटर की मौजूदगी में टूटेगा उस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस कहा जाएगा। एक इसके अपोजिट प्रोसेस होता है जिसे कंडेंसेशन कहा जाता है। कंडेंसेशन में वाटर निकलता है लेकिन हाइड्रोलाइसिस में वाटर दिया जाता है। तो वाटर जो है, क्योंकि उसमें आयनाइजेशन हो सकती है, वाटर H पॉजिटिव और OH के नेगेटिव आयंस में टूट सकता है। एंजाइम्स का भी लाजमी इसमें इस्तेमाल होगा। तो वाटर के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं ये मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ जाते हैं, यानी कि वाटर को हम दाखिल करेंगे तो वाटर के H पॉजिटिव आयंस हो सकता है यहाँ पर अटैच हो जाए और OH के नेगेटिव आयंस जो है यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। एंजाइम्स भी इस्तेमाल होंगे और इस तरह से ये वाटर के आयंस जो है इसके साथ में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल बयान की जा रही है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक डायमर मौजूद है। डायमर मतलब कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके दो यूनिट्स हैं, एक ये मॉलिक्यूल है, दूसरा ये मॉलिक्यूल है। अब इसको तोड़ने के लिए हमें एक वाटर का मॉलिक्यूल दरकार होगा। हम एक वाटर को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ये वाटर का मॉलिक्यूल इसकी एक तरफ जो है H पॉजिटिव आयंस जो है वो अटैच हो जाएंगी और दूसरी तरफ OH नेगेटिव आयंस अटैच हो जाएंगी, बीच में बॉन्ड जो इनका टूट जाएगा। तो इसके दो मोनोमर्स बनेंगे और उनके साथ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस जो है अटैच रहेंगे। इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी भी रिलीज होती है। हमारी बॉडी के अंदर भी जब हम खाना खाते हैं तो खाने के दौरान हमारे पास बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। वो डायरेक्ट ही हमारे खून में नहीं दाखिल हो सकते, तो उन बड़े मॉलिक्यूल्स को लाजिम बात है मोनोमर्स में कन्वर्ट होना होगा। तो मोनोमर्स में वो कन्वर्ट होंगे, उसमें एंजाइम्स भी इस्तेमाल होंगे जो कि उसे तोड़ने में हेल्प कर रहे होंगे, वाटर भी इस्तेमाल होगा। तो हमारी बॉडी में वो जो प्रोसेस है जिसे हम डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं वो दरअसल हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है। जो एंजाइम्स इसमें इस्तेमाल होते हैं उन एंजाइम्स को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज के हवाले से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में से एमडीकेट के अंदर इतने ज़्यादा एमसीक्यूज हमें हासिल नहीं हो सके, एक ही एमसीक्यूज मुझे मिला जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको एमडीकेट में आए हुए मज़ीद एमसीक्यूज का मालूम है तो लाजमी कमेंट में लिखिएगा। बाकी उसके अलावा हम दीगर एमसीक्यूज का भी डिस्कस करेंगे। एमडीकेट के अंदर आया हुआ एमसीक्यूज वो भी काफ़ी ज़्यादा ही सिंपल है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि हमारा बॉडी का वो टिश्यू जिसके अंदर 85% वाटर मौजूद होता है वो कौन सा हिस्सा होता है? तो ब्लड सेल्स, ब्रेन सेल्स, बोन सेल्स या नन ऑफ दिस। ये एमडीके 2008 में आया हुआ सवाल है। ऑप्शन इसका आप खुद ही जो है कमेंट में बता दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवालात की तरफ जो कि हमने बनाए हैं और एमडीके के लिए काफ़ी ज़्यादा वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, आपकी प्रैक्टिस उसमें से काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ये सवाल जो है आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएंगे। इसमें मामला ये रहेगा कि आप जो भी आपको ऑप्शन समझ आता है आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सही है या गलत। मिसाल के तौर पर पहला सवाल जो लिखा हुआ है, पोलैरिटी ऑफ वाटर अराइजेस ड्यू टू, अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सिमेट्रिकल जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला सवाल हमारा गलत है और उसका जो करेक्ट आंसर है वो भी हमें पता चल जाएगा। अब दूसरा सवाल लिखा हुआ है कि वाटर के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट की कैपेबिलिटीज़ आ जाती है। लाजिम बात है उसकी पोलैरिटी और उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत। एक और चीज़ का जिक्र किया जा रहा है, हीट का वो अमाउंट जो कि 1 सेल्सियस टेम्परेचर 1 ग्राम का बदल सकता है, वो हीट का अमाउंट क्या कहलाता है? तो लाजिम बात है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम उसको कह रहे होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका भी लिंक दे दूंगा ताकि आप यहाँ से इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।